ये क्या बात हुई सुनील? कभी तो मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। आज शाम मुझे बहुत काम है। मुझसे पूछे बिना तुमने हाँ क्यों बोला? ओहो, तो अब पूरे दिन घर में खाली ऐश करने पर भी मैं तुमसे पूछूं कि बिजी तो नहीं हो? अरे फालतू का मेलोड्रामा नहीं चाहिए मुझे। टाइम से तैयार रहना। उसे सच में आज बहुत काम है बेटे, तू अकेले चला जाना। पहले पैसे कमा कर इनके खर्चे उठाओ और फिर नाटक देखो जरा। दोनों बाप बेटे हमेशा की तरह दोनों सास बहू को कड़वी बातें सुनाकर ऑफिस चले जाते हैं, जिसकी अब आदत होने पर वो दोनों भी किसी से कुछ बोले बिना अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। मम्मी, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे काम पड़े हैं जो कल सुबह तक अगर पूरे नहीं किए तब भी हम पर ही इल्जाम आएगा, और अगर पार्टी में नहीं गई तब भी सुनाएंगे। अरे इन कहो की तो आदत हो गई है बेफिजुल काय काय करने की। तू तैयार हो जा, काम मैं संभाल लूंगी। अब नेहा सुनील के घर वापस आने से पहले ही तैयार हो जाती है, जिस पर वो सुनील के आते ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह सुनील अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है और नेहा एक कोने में खड़ी रहती है। रात बीतती है और अगली सुबह एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। इन लोगों को हमारे काम और जिंदगी की कोई अहमियत क्यों नहीं है? इन्हें कब समझ में आएगा कि घर में रहने वाली औरतें सिर्फ आराम नहीं करती। बेटा, मेरी तो उम्र बीत गई यही सोचते हुए, पर आज तक ना वो बदले और ना जवाब मिला। लेकिन माँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, इन्हें बदलना होगा। सुबह से शाम होती है और फिर रात। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम सुनील और उसके पापा ऑफिस से जल्दी घर वापस आते हैं। तब हमें पार्टी में जाना है, सूट प्रेस करके दे दो और जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम भी और घंटों मत लगाना, समझे? इसके आगे नेहा या सास को बोलने का कोई भी मौका ना देते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेवकूफी करके मेरी नाक मत कटवाना। और तुम तो खासकर अपनी जुबान काबू में रखना, बहुत चलने लगी है आजकल। आप लोगों की शायद हमेशा हर जगह हमें इंसल्ट करने की आदत बन गई है। अच्छा, जब शॉपिंग पर मेरे ही पैसे उड़ाती हो तब ये बगावत याद नहीं आती होगी। काम न काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसा बोलकर सुनील अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ससुर भी ऑफिस के लोगों के साथ गपशप में लग जाते हैं। लेकिन सुनील की बात से परेशान नेहा और उसकी सास वहीं एक कोने में खड़ी रहती हैं। शांत हो जा, कर ही क्या सकते हैं। चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गुस्सा उतर जाएगा। जैसे ही नेहा और सास कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचती हैं, तो उन्हीं के बराबर में अल्कोहल का काउंटर देखकर नेहा का चेहरा चमक उठता है। वो मुस्कुराकर सास के कान में कुछ कहती है और दोनों पीना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद दोनों चिल्लाते हुए अपने अपने पतियों को ढूंढने लगती है। कहाँ है सुनील? देख, तेरी असलियत आ रही है। कहाँ है सुनील के पापा? देखो, तुम्हारी शामत आ रही है। ये नजारा देखकर पार्टी वहीं थम जाती है। सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। ये है मेरे पति। अरे काहे के पति? इनसे शादी करके तो मेरी किस्मत है फूटी। और ये मेरे पति, जिन्हें पति बोलने में मुझे आती है शर्म बड़ी। चलो आज आप लोगों को इनके असली रूप से मिलाते हैं, जिसमें ये अपनी पत्नियों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते। हर समय उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। हर जगह बिना मौका और माहौल देख उनकी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्या बोलते हो कि घर में रहकर हम करते ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो कल से खुद अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी खरीदना, खाना बनाना और पसंद ना आने पर दोबारा बनाना, जैसे हम करते हैं ना। फिर घर की सफाई, सारा सामान अपनी जगह रखना, जो तुम्हारे फेंकने पर हम करते हैं। और फिर फाइनेंस मंत्री बनकर
लिमिटेड पैसों में बढ़ती कीमतों के साथ घर का बजट बनाना। सुनील, इन्हें चुप करा। अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी खराब कर रही है। हाँ, ये तो और बढ़िया है। अब अच्छे से सुनो। नेहा, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है जी। सास और नेहा अपने मन की सारी भड़ास निकालने लगती है, जिसे चुपचाप खड़े रहकर सुनने के अलावा ससुर और सुनील के पास कोई चारा नहीं होता। बहुत देर तक यही सब चलने के बाद आखिर में दोनों सास बहू बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह सिर दर्द के साथ दोनों की नींद अपने अपने कमरे में खुलती है, जिस पर उनके पति उन्हें हॉल में लेकर आते हैं। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा भी। इतनी देर में ससुर 2 ग्लास नींबू पानी लेकर रसोई से बाहर आते हैं। ये लो नींबू पानी, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सास बहू हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी दोनों बाप बेटे उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने ईगो में हम दोनों आप लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आज से हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे। और नेहा, मैंने तुम्हें जॉब करने से रोका, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हें जो करना है करो। ये सब सुनने के बाद सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अल्कोहल वाले काउंटर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा ड्रामा करते हुए आज इन्हें सबक सिखा ही देते हैं। हाँ पिताजी, आप बस आराम कीजिए, डॉक्टर अभी आता ही होगा। मेरे बच्चों, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने वकील से कहकर अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी बांट दी है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों मिलकर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा थी। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और सुरेश उन्हें छोड़कर चला जाता है। अरे धीरू भाई, मैं तुझसे कहना चाहता था कि मुझे व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। अब पिताजी के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। पिता के जाने के कुछ दिनों के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। दोनों भाई अब अपना अपना व्यापार संभाल लेते हैं। दोनों एक ही घर में तो रहते हैं, लेकिन अब उनके रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रहती। भीरू शुरू से ही लालची था, इसलिए सुरेश ने पहले ही उन दोनों में प्रॉपर्टी का हिस्सा बांटकर लड़ाई की गुंजाइश खत्म कर दी थी। लेकिन पिताजी के जाने के बाद भीरू का लालच बढ़ने लगा। हाँ हाँ भैया, आप बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा तो भाई, तू ना मुझे अपनी गाय दे दे। वैसे भी तू पढ़ा लिखा मॉडर्न लड़का है, भला तू गाय का करेगा क्या? लेकिन इससे मेरी ना बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है भैया, आखिर भाई ही तो भाई के काम आता है। आप ले लीजिए मेरी गाय और उसे बेचकर आप उन रुपयों को अपने व्यापार में लगा लेना। बस फिर क्या था। भीरू अपने लालच की वजह से आए दिन धीरू से किसी न किसी बहाने पैसे या कीमती सामान ऐंठता रहता और बेचारा सीधा सादा धीरू उसकी मदद कर दिया करता। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और दोनों भाई शादी कर लेते हैं। शादी होने के साथ ही अपनी बीवी के कहने पर भीरू अपना हिस्सा अलग कर लेता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। अरे साधना, ये देखो, मैंने आज ही एक बड़ी डील साइन की है। ये शहर का सबसे बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। इसके साथ व्यापार करके मेरे व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। लेकिन इसकी बस एक ही शर्त है, अगर इसे हर हफ्ते सामान की पेमेंट नहीं दूंगा तो मुझे इसे जुर्माने के तौर पर बहुत बड़ी रकम देनी होगी। ये तो बड़ी ही चिंता की बात लगती है जी। अरे चिंता कैसी, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। मैं इसे हर हफ्ते पेमेंट भी दूंगा और एडवांस पे ऑर्डर भी, तो फिर चिंता काहे की। पास से गुजर रहा भीरू उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और फिर, अरे राधा, सुनती हो? उस धीरू ने आज एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ये सुनकर ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भीरू उसे सारी बात बताता है।
तो ऐसे हाथ पे हाथ रख के गुस्सा करने से क्या होने वाला है? आप तो उस डील की कमजोर कड़ी जानते ही हैं, तो मारिए हथौड़ा। अगले दिन धीरू के घर में चोरी होती है और उसमें उसके वो रुपए भी चले जाते हैं जो धीरू डील के मुताबिक क्लाइंट को देने वाला था। फिर शर्त के हिसाब से धीरू को जुर्माने की रकम देने के लिए अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसका व्यापार भी बंद हो जाता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। आप कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिसे आप जल्दी से जमा सके और कम पैसों से भी शुरू कर सके। आप फल सब्जियों का व्यापार शुरू कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल से ही मंडी जाकर सब जानकारी लेकर आता हूँ। उधर भीरू और राधा धीरू की बर्बादी की खुशियां मनाने में लग जाते हैं और इधर धीरू खूब मेहनत करके फिर से अपनी आर्थिक हालात पटरी पर ले आता है। लेकिन फिर एक दिन, अजी सुनती हो, तुम यहाँ पर उसके बर्बाद होने की गलतफहमी में खुश हुए जा रहे थे और तुम्हारे भाई का फल सब्जियों का व्यापार बड़ा अच्छा चल निकला है। मैं अभी बाजार में उसकी दुकान देख कर आ रही हूँ। अरे भीड़ लगी हुई थी वहाँ तो फिर जल्दी से अपने खुराफाती दिमाग से कोई आइडिया निकालो इस मुसीबत का। आइडिया तो बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। अपने भाई से कह के इसके गोदाम में चूहे डलवा दूंगी, फिर देखना नजारा। राधा की चालाकी से धीरू का ये काम भी ठप हो जाता है। अब धीरू और उसकी पत्नी के लिए उधार पर जीने के अलावा कुछ नहीं बचा था। बेचारा ईमानदार धीरू अपने भाई भाभी की चालाकी की वजह से बहुत बुरे दिन काट रहा था। मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया साधना। पिताजी का दिया हुआ अच्छा खासा बिजनेस संभाल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। कोई नौकरी भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही। मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहकर तुम्हें भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। देखिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोल देगा हमारे लिए। और मेरे दिमाग में तो एक अच्छा आइडिया आ भी गया। मैं बचपन से ही अपनी दादी, नानी और माँ को एक खास तरह का अचार बनाती देखती आई हूँ। वो अचार जितना टेस्टी होता है उतना ही उसे बनाना मुश्किल भी, लेकिन एक बार बन जाने पर वो जल्दी खराब भी नहीं होता जी। वो अचार सिर्फ हमारे ही गांव में बनता था, जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। मैं सोचती हूँ वही अचार बनाने का काम हम शुरू करें तो। मैं बनाया करूँगी और आप उसे मार्केट में बेच आया करना। साधना, तुम्हारी बातों से मेरे मन में उम्मीद जाग उठी है, लेकिन ये सब काम शुरू करने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? ए जी, मेरी ये कंगन किस दिन काम आएंगी? आप इन्हें गिरवी रखवा लो और जब पैसे आ जाए तो इन्हें छुड़वा लेना। साधना बाजार जाकर अचार बनाने का सामान लेकर आती है। फिर घर आकर सारे खिड़की दरवाजे बंद करके अचार बनाती है और धीरू उस अचार को पैक करने में साधना की मदद करता है और अगले दिन बाजार में बेच भी आता है। शुरू में सिर्फ 10 बोतल अचार ही बन पाता है, लेकिन उसे बेचकर हुए मुनाफे से अचार की बोतलें 10 से 50 और फिर 1000 और 10,000 हो जाती है। अब धीरू को अपने काम में मदद के लिए कुछ लोगों को भी काम पे रखना पड़ता है, लेकिन अचार अब भी साधना ही बनाती है और अपनी रेसिपी का सीक्रेट बनाए रखती है। अब देखते ही देखते धीरू साधना ब्रांड अचार आसपास के कई शहरों में मशहूर हो जाता है और धीरू के दिन एक बार फिर बदलते हैं। धीरू के पास अब भीरू से दुगना बड़ा घर, गाड़ी, धन, अचार की कई फैक्ट्रीज और नौकर चाकर होते हैं। धीरू की इतनी तरक्की देखकर भीरू और राधा बुरी तरह से जल भुन जाते हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होती। सुनिए जी, मैं ना कहती थी कि आप हिम्मत रखिए, एक दिन भगवान हमारे रास्ते जरूर खोल देगा। और देखिए जी, आज हम कहां से कहां आ गए। ये सब तुम्हारे फौलाद जैसे मजबूत मन की वजह से हो पाया है साधना, वरना एक समय मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। तुमने न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि बिजनेस में मेरा साथ भी दिया। जहां एक तरफ धीरू और साधना अपनी मेहनत और हौसले से बहुत तरक्की कर चुके थे, वहीं दूसरी तरफ
भीरू और राधा के लालच और धोखेबाजी की वजह से वो इनकम टैक्स वालों की नजरों में आ चुके थे। भीरू के एक घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ता है और भीरू को काला धन जमा करने के आरोप में जेल जाना पड़ता है। गाई गांव को आई। मधु शहर में रहने वाली पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। वो और पवन साथ कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। पर पवन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का है। मधु के पिता हमेशा उसे ये बात कहकर ताना देते हैं। तुम वहां गांव में कैसे एडजस्ट करोगी? शादी करके तुम गांव तो चली जाओगी, पर अपनी सारी मॉडर्न सोच और चीजें यहाँ शहर में ही रख कर जाना। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तो क्या हुआ अगर वो लोग गांव के हैं? मैं वहां जाकर उस घर को बिल्कुल शहर की तरह बना दूंगी। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल करती है। अच्छा हुआ तुमने वीडियो कॉल कर लिया। हाँ, मैं तुम्हें आज अपनी माँ से मिलाता हूँ। अरे बिट्टू, क्या कर रहा है? ये क्या है? दूर करना इस टुनटुने को। जाने कौन दिख रहा है इसमें तो। अरे माँ, आपकी बहू का वीडियो कॉल है। आप इसमें अपनी बहू से आमने सामने बात कर सकती हैं। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? अरे जेका, ये बहू ने अपने कानों में क्या लगाया है? जो कैसे झुमके हैं? झुमके नहीं माँ जी, इन्हें ईयरफोन्स कहते हैं। इससे सामने वाले की आवाज और अच्छे से आती है। मैं आपको भी ला कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, हमें नहीं ना चाहिए। हमारे कान बिल्कुल ठीक है। हाँ। माँ जी की ये बातें सुनकर मधु को अपने पिता की बातें याद आ जाती है और वो उसी वक्त ये ठान लेती है कि वो अपने ससुराल को एकदम मॉडर्न ससुराल बनाकर रहेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। पवन और मधु की शादी हो चुकी है। आज मधु का अपने ससुराल में पहला दिन है। माँ जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाई हूँ। अरे इतना बड़ा तोहफा! अरे क्या लाई है रे इस बड़े से बक्से में? मधु बॉक्स खोलती है। ये क्या है? ये वैक्यूम क्लीनर है। मैंने आपको झाड़ू लगाते हुए देखा तो सोचा अब आपका काम आसान हो जाएगा। अरे वाह बहू वाह, तूने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो तू मेरा हाथ से झाड़ू लेकर खुद भी तो लगा सकती थी ना। पर नहीं, तूने तुझे मशीन लाकर मेरे हाथ में दे दी कि यह काम हमेशा मैं ही करूं। ये आजकल की शहरी छोरियां बिल्कुल नहीं बदलेगी। मधु को मन ही मन गुस्सा आता है, पर फिर भी अपना गुस्सा भूलकर मधु माँ जी को वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करना सिखाती है। अगले दिन मधु सुबह उठती है तो ये आंगन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? और वो क्या है ना, सुबह मैं जब कुएं से पानी निकाल रही थी तो मेरे कान की बाली उसमें गिर गई थी। तो ये तेरा वैक्यूम ना सारी चीजें अपनी तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी बाली भी तो निकाल ही देगा। उसी की कोशिश कर रही हूँ, पर न जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन। अब वो चालू होगी भी नहीं। पर अब कुएं में से पानी निकाल क्यों रही थी? अरे कमाल करती हो ना बहू। पीने के लिए पानी क्या तेरे मायके से लाऊं मैं? अरे कुएं से ही तो निकालना पड़ता है। हाँ, पीने के लिए पानी, और वो भी कुएं से। मधु दिमाग लगाती है और थोड़ी ही देर में घर में वाटर प्यूरिफायर लगवा देती है। ये देखिए माँ जी, इसमें बस एक बार पानी भर देंगे तो नल में पानी साफ होकर बाहर आएगा।
अरे वाह रे बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। रात हो जाती है। मधु जैसे ही प्यूरिफायर का नल चालू करती है तो वो अचानक से फट जाता है और सब जगह पानी पानी हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? मैंने तो बस इसमें उबला हुआ पानी डाला था, ये इतनी जल्दी खराब हो गया। अरे ये सारी शहरी चीजें सब ऐसी ही होती है कबूरी। क्या आपने इसमें उबला पानी डाला था? हाँ तो फिर पानी तो तभी साफ होगा ना जब उसे उबालेंगे। ये मशीन का कोई जिन है जो हमने जो बोला वो कर देगी है? मधु को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह तो मेरा अपने ससुराल को मॉडर्न बनाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती। थोड़े ही दिन में मधु पूरे किचन को मॉड्यूलर किचन में बदल देती है। अरे वाह बहुआ, इतनी सारी अलमारियां! माँ जी मॉड्यूलर किचन देखकर बहुत उत्सुक हो जाती है। ये बक्सा का है? बहू ने शायद गलती से इसे यहाँ रसोई में रख दिया है, पर है तो ये बहुत ही बढ़िया। अगले दिन सुबह। अरे मायरी, क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरी सारी पूंजी जलकर राख हो गई। हे राम, अब मैं क्या करूं? माँ जी की रोने की आवाज सुनकर मधु दौड़ी दौड़ी किचन में आती है और इतना धुआं देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ माँ जी? ये आग कैसे लगी? ये सब तेरा इस मॉड्यूलर किचन की वजह से हुआ है, और ऊपर से तूने तिजोरी जो रसोई में रख दी थी, मैंने जैसे ही अपने गहने और पैसे इसमें रखे और बाहर से इस ताले को घुमाया, ये तो 5 मिनट में ही आग बबूला होकर फट गया। अरे माँ जी, ये तिजोरी नहीं है, ये तो माइक्रोवेव है। इसमें गहने नहीं रखते, खाना गर्म करने के लिए होता है ये। और ये जो आपने घुमाया ना, ये ताला नहीं है, आपने इसके टेम्परेचर को फुल कर दिया, इसलिए ये फट गया। माँ जी और जोर जोर से रोने लगती है। मधु सर पीट लेती है और कसम खाती है कि अब ससुराल को मॉडर्न बनाने की कोई कोशिश नहीं करेगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक है। मधु को अपने पिता की कही बात याद आ जाती है और मधु वापस घर और किचन को पहले जैसा ही कर देती है।